नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं कल की बात इसलिए अटका हुआ हूं कि कल इस देश में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और राहुल गांधी जो पिछले 15-20 वर्षों से लगातार देश की हालात पे, देश की दशा पे, देश की दिशा पे अपनी टिप्पणी करते रहते थे, लोग उनको बहुत सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें उनकी बात को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन अब देश उनके कुछ भी कहते हैं वो सुनता है और उनकी क्लैरिटी मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि राहुल गांधी की जो क्लैरिटी है उसका कोई सानी नहीं है। एक तो राहुल गांधी ने जो कल अपना वक्तव्य दिया उस पर एक चीज बिल्कुल प्रूव की है कि जो वोट चोरी है वो एंटी नेशनल एक्ट है, वो राष्ट्रद्रोह के बराबर वोट चोरी। और ये मैं भी इसको मानता हूं क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान में के अनुसार लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपनी सरकार चुनने का काम करते हैं और ये सरकार ये कहती है कि नहीं, सरकार जनता नहीं चुनेगी, वोटर नहीं चुनेगा, सरकार चुनेगी कि वोटर कौन हो। और इस पूरे गणित को, इस पूरी बात को किसी भी तरह से येन केन प्रकरण लागू करने के लिए सरकार मालूम नहीं कौन कौन से हथकंडे अपना रही है। कल जो बातें हुई उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे एक आम आदमी की समझ के लिए ये क्लैरिटी आ गई कि देश में समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विकसित देश हैं, अमेरिका में भी समस्या है, चीन में भी समस्या है, रूस में भी समस्या है, लंदन में, यूके में भी समस्या है, लेकिन समस्या विकसित देशों में भी है। और हमारे यहाँ की जो इस समय की समस्या नंबर 1 है वो इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है क्योंकि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेतृत्व इस समय देश में आ गया है जो ये मानता है कि लोकतंत्र उसके जो भी उसकी सोच है उसमें वो बाधा पहुंचाता है। वो एक विपक्षहीन लोकतंत्र की बात करता है जहां विपक्ष हो ही ना। वो एक ऐसे लोकतंत्र की बात करता है जहां पे कोई प्रतिपक्ष ना हो, सिर्फ पक्ष हो। और इसी को जो संविधान ने जो गारंटी कर रखी थी कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। राहुल गांधी ने 3-4 मूल प्रश्न उठाए और 3-4 बातें उन्होंने कही कि इसको तुरंत कैसे, मतलब इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, ये कल से लागू हो सकता है, इसको कैसे लागू कर दिया जाए। पहली चीज, लोगों का विश्वास इस समय इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है। पहली चीज राहुल गांधी ये पूछते हैं कि भाई ये कोई बताए कि जो एक पैनल था जिसके द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती थी, उस पैनल में आपने सीजीआई को क्यों हटाया और सीजीआई को हटा के आपने अपने मनमर्जी का एक मंत्री रख लिया। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। उनका कहना था कि क्यों हटाया, पहले तो ये बताइए इसका कारण। दूसरा, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? भाई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां है जो न्यूट्रल एम्पायर के रूप में काम करेंगे, आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? तो ये भी एक तार्किक बात है, क्यों हटाया? और फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरह से अमित शाह और मोदी जी एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ, जो उनका मन मर्जी होता है क्योंकि बहुमत उनके पास होता है, वो अपनी मर्जी से इनका चुनाव इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। दूसरी चीज राहुल गांधी ने कही, और वो इसलिए कही कि देश में बहुत स्पष्ट रूप से अब लोगों को समझ में आ रहा है। दिसंबर 2023 में एक कानून बदला गया। उस कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हैं उनको इम्यूनिटी दे दी गई। ये कहीं मांगा नहीं था, इस किसी पार्टी ने नहीं मांगा था, कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं थी, आपने उनको इम्यूनिटी दे दी। क्यों? वाई? क्योंकि आप कुछ दिमाग में चल रहा था, आपको यह था कि हम अपने हिसाब से लोगों को यहां लाएंगे, उनको क्या करेंगे, उनसे क्या क्या काम करवाएंगे और जो गलत काम करवाएंगे उसके लिए उनकी इम्यूनिटी जरूरी है। वाई एन इम्यूनिटी? अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गलत करते हैं तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो भी देश के कानून है, जो भी देश का संविधान है उसके अनुसार। लेकिन उसको इम्यूनिटी क्यों दे देना? यह भी एक बहुत बेसिक प्रश्न है जिसको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। और इसके आगे राहुल गांधी ये पूछ रहे थे और उसके साथ साथ
अपनी बात को भी स्पष्ट करते जा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इम्यूनिटी आपने दे दी हो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इलेक्शन कमीशन को। जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज होकर, जिस तरह से बेईमानी कर रहा है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप इम्यूनिटी जितना भी दे दीजिए। तीसरा प्रश्न उन्होंने बहुत मूल प्रश्न उठाया, और वो मूल प्रश्न ये था कि एक चीज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। एक आप इतना बड़ा एक इलेक्शन करते हैं, हर जगह इलेक्शन में सीसीटीवी लगता है, सीसीटीवी रिकॉर्ड करता है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। आपने ये कानून क्यों बना दिया कि 45 दिन के बाद वो सीसीटीवी को हम इरेज कर देंगे? स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल है वो तो। एक ये तो बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूं, इसमें कई सालों का, इतने बड़े उसमें कई सालों का डेटा आ जाएगा। आप क्यों ऐसा सीसीटीवी फुटेज जो आपके पास है, जो आपकी संपत्ति है, जिसपे बहुत पैसा खर्च करके उसको रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको आप 45 दिन बाद नष्ट कर देंगे? इसकी क्या लॉजिक है? वाई? आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी क्या है? तो देयर इज समथिंग, मतलब ये कुछ तो ऐसा है जिसको आप नहीं बताना चाहते हैं। अब ये तो उन्होंने 3 बातें कही। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा भाई मुझसे कहा जा रहा है, मैं तो संसद, और ये अच्छा हुआ कि संसद के पटल पे ये चीजें आ गई हैं। अब उसको एक्सपेंज करेंगे नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन एक्सपेंज भी कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल इस देश में हमें इसका जवाब चाहिए कि एक ब्राजील में रहने वाली महिला 22 बार हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आती है? वी नीड दिस। ये हमें इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला, हरियाणा ही के रेफरेंस में बात कर रहे थे, वो 200 बार एक वोटर लिस्ट में आती है। कैसे? क्यों? ये मूल प्रश्न है। क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने यह भी नहीं बताया कि एक जो बहुत साधारण सा सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, जो डुप्लीकेट जो वोटर है उनको 1 मिनट में छांट सकता है, वो आप क्यों नहीं चलाते हैं? वाई? और इसका आंसर इलेक्शन कमीशन नहीं देता। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप एक स्टैंडर्ड साइक्लो स्टाइल कुछ वो करके, जिसको कहते हैं ना, मुहर लगा के एक ही तरह का सबको रिप्लाई दे देते हैं। अब राहुल गांधी ने सिर्फ यहां पे बात नहीं छोड़ी, उन्होंने बात ये भी छोड़ी और कि इसका समाधान इमीडिएट क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि भाई अगर दुनिया के सारे विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो आप क्यों बैलेट पेपर से नहीं करा रहे हैं? आज वो लाख कहते रहे कि कांग्रेस जमाने में हुआ था। अगर कोई गलती हुई थी तो उसको ठीक करिए। दुनिया का, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, अगर वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो यहां पे क्यों नहीं? उसके अलावा उन्होंने तुरंत तत्काल इमीडिएट उन्होंने कहा ये आज कर दिए, बहुत सी चीजें लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएंगी। जैसे लोग बाकी वक्ता कुछ कह रहे थे कि फंडिंग और ये, उन्होंने सब उन्होंने बहुत बेसिक चीजें कही जो कल से हो सकती हैं। उन्होंने कहा भाई इलेक्शन, जो भी इलेक्शन आप कराइए 30 दिन पहले एक मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट जो आप बनाते हैं, कोई नया नहीं बनाना है, वो हमें भी दे दीजिए उसकी एक कॉपी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 30 दिन पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की कॉपी दे दीजिए, जिससे हम उसको चला के देख लेना कि कहां डुप्लीकेट है, कहां नहीं है, कौन नहीं है, किसका 1 बार नाम है, किसका 6 बार नाम है। आपको क्या दिक्कत है देने में? ये नहीं देंगे आप। दूसरा, तुरंत प्रभाव से आज पार्लियामेंट ये बैठ के इस कानून को चेंज करें कि सीसीटीवी का फुटेज जो है 45 दिन बाद नष्ट कर दिया जाएगा। प्लीज चेंज इट विद इमीडिएट इफेक्ट। और सही बात है, आप रखे भाई, आप जब सारा कुछ आपके पास है तो देखिए ना, उससे अगर कोई आपको पकड़ में आए कि कैसा है कैसा नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो शायद मैं ये कहूंगा कि इस वाले जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें जो एक चीज उपलब्धि कह लीजिए या एक दर्ज हुई, पहली बार ये पार्लियामेंट के दस्तावेजों में ये दर्ज हुआ
जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बहुत से लोग कहते हैं जो इस पे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स पे या ईवीएम पे, उनका ये कहना है कि जो उसका आर्किटेक्ट है, क्योंकि अब हो क्या गया है कि बटन यहां दबती है वीवीपैट वोटर, अब बटन मैंने यहां दबाई, वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उसकी जो की है, वो कहते हैं उसका आर्किटेक्ट तो हमें बताइए, व्हाट इज द आर्किटेक्ट ऑफ ईवीएम, क्योंकि हमें एक्सेस आप ईवीएम तक नहीं देते हैं। और यह भी सुन के आपको मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो ईवीएम है उसका कंट्रोल ना डीएम के पास है, ना प्रिसाइडिंग अफसर, ना इलेक्शन कमीशन। उसका कंट्रोल भारत में दो ये बनाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएल, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआई, शायद ये दो ही बनाती हैं। इन दो के पास उसका एक्सेस है, वो वहां पे उस जो की है वो उनके पास है। तो राहुल गांधी की ये डिमांड है कि भाई वो आर्किटेक्ट भी हमें एक्सेस दीजिए, हम जैसे ईवीएम कैसे ईवीएम पे भी हम देखना चाहेंगे। एक चीज और उन्होंने कहा कि जो इस समय जिस तरह से ज्ञानेश, ये सबको नजर आ रहा है, ज्ञानेश गुप्ता जी जिस तरह से बेईमानी पे बिल्कुल उतारू हैं, उनका कहना है कि एक काम तुरंत होना चाहिए, ये जो इम्यूनिटी वाली बात आपने कही इसको तुरंत चेंज कर दीजिए। अगर गलत करेंगे तो कोई भाई साज को आज नहीं, गलत करेंगे तो नहीं छोड़ा जाएगा, सही करेंगे तो क्या दिक्कत है आपको, तो प्लीज रिमूव दिस इम्यूनिटी पार्ट ऑफ इट। और ये बात मैं इसलिए यहां पे कर रहा था कि आज देश जहां खड़ा है वहां महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, परिवारवाद, क्रॉनी कैपिटलिज्म इत्यादि इत्यादि, लेकिन मुख्य मुद्दा आके कहीं ना कहीं वहीं पे बैठ जाता है जो वोट चोरी की बात है। मैं एक लास्ट बात इसलिए कह दूं कि यह भी बताना होगा कि एसआईआर आप कर रहे हैं और आप उसका मुख्य मुद्दा हर जगह बता रहे हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं। बिहार में कितने घुसपैठिए घुसे? एक कहीं कहीं से यह बोला जाता है कि बिहार की जो लिस्ट आई है उसमें फॉरेन नेशनल्स का 315 की फिगर आई है, और उस 315 में शायद 75 या 78 लोग मुसलमान हैं, बाकी वो नेपाल के भी आए हुए लोग हैं। नेपाल के साथ भारत में कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है, कोई क्लोज बॉर्डर, फेंस बॉर्डर नहीं, ऐसे आ जा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ वोट करते हैं, यहाँ के लोग वहाँ भी वोट किया। मैं इस तरह का बहुत कॉमन चीज़ है, मैं उसी तरह के एक जिले से आता हूँ। तो ये आप बताइए ना, आप जब एसआईआर कर रहे हैं तो इसका, और सबसे बड़ी बात यह है, ये बिल्कुल प्रूफ हो गया है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे वक्ता ने बिल्कुल प्रूफ किया है ठीक से कि एसआईआर जो जिस तरह से आप करा रहे हैं इसकी लीगल, ये संविधान सम्मत नहीं है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है, और जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जहाँ तक वोट चोरी की बात है वो तो एंटी नेशनल एक्ट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।